अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, कुर्दिश उस्मान में वाइकिंग्स की शानदार एंट्री के साथ ही बहुत से शायकीन वाइकिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं। जो सवाल शायकीन जानना चाहते हैं उनमें ये है कि क्या वाइकिंग्स उस्मान गाजी के दौर में थे? क्या उस्मान गाजी का वाइकिंग्स से कोई टाकरा किसी तारीखी किताब में दर्ज है या नहीं? वाइकिंग्स आखिर हैं कौन और इनका मजहब क्या था? आखिर जिसे ये पुकारते हैं ओदेन के नाम से, इसका क्या मतलब है? वाइकिंग्स की तारीख जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए फिर वीडियो का आगाज वाइकिंग्स कौन थे से करते हैं। वाइकिंग्स दरअसल नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से ताल्लुक रखने वाले स्कैंडिनेवियन के समुद्री बाशिंदे थे और आहिस्ता आहिस्ता इनमें दूसरी कौमें भी शामिल होती चली गई। वाइकिंग्स अपने हमलों और छापों की वजह से दहशत रखते थे और इन हमलों ने यूरोप की सकाफत को नुमाया तौर पर मुतासिर किया और इनकी दहशत बहरा रूम तक भी महसूस की गई। 790 से 1100 ईस्वी तक वाइकिंग्स स्कैंडिनेवियन थे, लेकिन सारे स्कैंडिनेवियन वाइकिंग्स नहीं थे। स्कैंडिनेवियन यूरोप का एक खित्ता है जिसे स्कैंडिनेविया कहा जाता है। वाइकिंग्स लफ्ज़ खास तौर पर इन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो दूसरे ममालिक पर दौलत हासिल करने की नीयत से लूटमार और छापे मारते थे और इसके लिए वो समंदरी सफ़र करते थे। वाइकिंग्स लफ्ज़ अंग्रेज़ी मुसन्निफीन ने इस्तेमाल किया है। 793 ईस्वी से शुरू होकर 300 साल जारी रहने वाले वाइकिंग्स ने यूरोप के साहिली और अंदरूनी मुल्क इलाकों पर हमले किए। वाइकिंग्स ने बाज़ंतीनी सल्तनत से तिजारत भी की और वेरेंजियन गार्ड्स के तौर पर भी बाज़ंतीनी सल्तनत की खिदमत की। अगर वेरेंजियन गार्ड्स कौन थे ये जाना जाए तो नाज़रीन कराम, वेरेंजियन गार्ड्स बाज़ंतीनी शहंशाह के ज़ाती मुहाफ़िज़ों का एक दस्ता था जिन्हें किराए के सिपाही भी कहा जाता था और कुर्दिश उस्मान में भी ओलोफ और उसके साथियों को वेरेंजियन गार्ड्स की तरह ही दिखाया जा रहा है। वाइकिंग्स के दूसरे ममालिक पर हमले की वजह वाइकिंग्स की दिलचस्प सकाफत है। वाइकिंग्स जो कि स्कैंडिनेविया से ताल्लुक़ रखते थे और इनका माशरा 3 तबक़ात में तकसीम था। इन 3 तबक़ात में पहला तबका जार्ल्स, ऊंचा तबका, कार्ल्स, निचला तबका और थ्राल्स यानी गुलाम तबका समझा जाता था। कार्ल्स जो कि निचला तबका था लेकिन उसे नकलो हरकत की इजाज़त थी, लेकिन थ्राल्स जो तबका गुलाम तबका था इसे किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं थी। स्कैंडिनेविया में गुलामी का बड़े पैमाने पर रवाज था और वाइकिंग्स के दूसरे ममालिक पर छापे की यही वजह भी समझी जाती है। अगर वाइकिंग्स के कपड़ों और लिबास की बात करें तो ये सींग वाले हेलमेट पहनने के एतबार से मशहूर थे। सींग वाले हेलमेट जो कि जग में नाकाबिले अमल माने जाते हैं तो गालबन ये रस्मी मकासद के तौर पर पहने जाते होंगे। दूसरी सकाफ़तों में वाइकिंग्स का मुख्तलिफ नामों से हवाला दिया जाता है। अगर आयरिश रिकॉर्ड्स में देखें तो इन्हें पगन्स या महज गैर मुल्की कहते हैं। फ्रांसीसी इन्हें नॉर्थमैन, जबकि रूस इन्हें स्लेव के नाम से और जर्मन इन्हें आशमैन के नाम से लिखते हैं। जबकि वाइकिंग्स कहीं भी हमला करते वक्त फाराए वाइकिंग कहकर हमला करते थे, जिसका मतलब मुहिम पर जाने का निकलते हैं। अगर वाइकिंग्स की एक और दिलचस्प सकाफत पर बात की जाए तो वाइकिंग्स के यहाँ ख़वातीन को दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़्यादा आज़ादी थी। जायदाद में वरासत, कानूनी मामलात, कारोबार वगैरह में नुमाया किरदार अदा करती थी और इनकी इस सकाफत यानी औरतों को ज़्यादा अहमियत इनके दीनी वसूक की वजह से था, क्योंकि इनके दीन में औरतों को इनके खुदा, जिसे ये ओदेन और फरीजा कहते हैं, इनकी पैगंबर के तौर पर समझा जाता था। लेकिन इनकी औरतों को सिर्फ माशी एतबार से ही आज़ादी थी। अगर ख़ानदानी एतबार से देखा जाए तो इनकी औरतों को ये इजाज़त नहीं थी कि वो अपने खावन खुद पसंद करें, जबकि शादियों का एहतमाम मर्दों के ज़िम्मे होता था। अब अगर वाइकिंग्स के मजहबी अकायद पर बात कर ली जाए तो इनका मानना ये है कि इस दुनिया की तख्लीक से पहले सिर्फ बर्फ़ थी और एक यमीर नामी देव था। ये यमीर आधमेला नामी गाय की मेहरबानी से रहता था, जिससे हासिल करदा दूध और साथ में बर्फ़ चाट कर गुजर बसर करता था। ये बर्फ़ जो यमीर चाटता था, वहाँ एक देवता जिसका नाम बुरी था,
आज़ाद हुआ और इसने बूर नामी बेटा जना। इस बूर ने बेस्ला नामी औरत से शादी की और इससे 3 बच्चे हुए, जिसका नाम ओदीन, विली और वे था। इन तीनों भाइयों ने मिलकर यमीर, जिसने बर्फ चाटकर देवता को निकाला था, इसे मार दिया और इसके जिस्म से ये दुनिया बनाई। और ये इंसान ओदीन को अपने खुदा समझते हैं। इनके अकायद में ये भी है कि जब बहादुर खातून बच्चे की पैदाइश के दौरान मर जाती है तो वो ओदीन की बीवी फ्रिग के पास चली जाती है, और जब कोई बहादुर मर्द जंग में मर जाता है तो वो ओदेन के हॉल वालहला में चला जाता है। ये सब अकायद इनके रिलीजन, जिसे नॉर्मन या पगनिज्म कहा जाता है, के अकायद हैं। बहरहाल वाइकिंग्स को कभी भी जंग में इज्तिमाई शिकस्त हासिल नहीं हुई, और अगर वाइकिंग्स के खात्मे पर बात की जाए तो वाइकिंग्स के दौर का अख्ताम, इस पर तमाम तारीखदानों का इत्तेफाक है कि 1066 में स्टैमफोर्ड ब्रिज की जंग हुई थी, जिसमें हेराल्ड हरडाडा की मौत वाक़ हुई थी, जो कि नॉर्वे का बादशाह था, और इसकी मौत ने वाइकिंग्स के ज़वाल में अहम किरदार अदा किया था। वैसे तो बहुत से अवामिल ने वाइकिंग्स के ज़वाल में अपना हिस्सा डाला, लेकिन स्कैंडिनेविया में 10वीं और 11वीं ईस्वी में ईसाईयत को काफ़ी फ़रोग़ मिला और काफ़ी नॉर्मन रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने ईसाईयत को अपनाया, और ईसाईयत को अपनाने की वजह से लोगों ने वाइकिंग्स में जाने से इनकार किया, जो कि पगनिज़म मज़हब की बुनियाद पर था। और अब अगर आखिर में बात करें कि वाइकिंग्स का उस्मान गाजी या उस्मानी रियासत से कोई ताल्लुक था या नहीं, जबकि अगर देखा जाए तो वाइकिंग्स का 11वीं सदी में खात्मा बताया जाता है, तो इसका जवाब यह है कि तारीखदानों की इस मुतल्लिक मुख्तलिफ राय पाई जाती है कि आया कि अनातोलिया में इनकी मौजूदगी थी या नहीं, लेकिन हाल ही में तुर्की में अनातोलिया के मगरब में वाक़े मोगला की रियासत में वाइकिंग्स जंगजू का एक हथियार मिला है, और यही वाहिद सबूत है कि वाइकिंग्स की अनातोलिया में मौजूदगी थी, और इसी को शायद बुनियाद बनाकर महमद बुज़दैक कुर्दिश उस्मान में वाइकिंग्स को दिखा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।